हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने वन चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है यानी प्रिलिमिनरी पार्ट और वन जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये जो सेकंड चैप्टर है समझ में आने वाला है। ठीक, और आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जैसे कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसमें भी कई ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। है बहुत सिंपल और मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से ही पढ़ाऊँगी, बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं करने वाली। बस आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, स्किप होगा तो स्किप ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं सेक्शन पढ़ाऊँगी उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आगे आएंगी, तो उसके लिए आप सब्र ज़रूर करिएगा। ठीक है, और भी यहाँ ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज कोई ऐसा आम आदमी है उनके लिए भी ज़रूरी है जानना कि क्या चल रहा है इस टाइम देश में, है ना। और हमने CRPC और कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ सब कुछ इसमें बना रहे हैं, सब कुछ है, वीडियोस आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 2 बोलता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन में जो फर्स्ट वीडियो था चैप्टर 2 में हम लोगों ने वॉइड और वॉइडेबल पढ़ा था, है ना। वॉइड क्या होता है? वॉइड वो होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, है ना, मतलब जिन्हें लॉ नहीं मानती है उन्हें हम वॉइड कहते हैं। सीधी सी बात ये है कि जिन्हें लॉ नहीं मानती है, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिन अग्रीमेंट्स को, वो वॉइड होते हैं। और जो वॉइडेबल है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, पर वो पार्टीज़ पे डिपेंड करता है उसे मतलब कि इसे वॉइड कराना है कि नहीं कराना है। ठीक, तो आगे हम लोग इसका और डीप में स्टडी करेंगे। चलिए, जो हमारा सेक्शन 10 है, चैप्टर 2 का सेक्शन 10 से स्टार्ट है ना। तो उसमें बोलता है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसके कुछ इसेंशियल हैं। देखिए, मैं इस पर इसेंशियल्स लिख रही हूँ, थोड़ा जल्दी लिखूँगी, बोल रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो ना करो, आप बेयर एक्ट में टिक कर लोगे तो इनफ है। ठीक है, और साथ में साइड में थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लिया करिए, तो आपको जैसे नोट्स कई लोग नहीं बनाते उनके लिए आसानी है। भाई पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो ये थोड़ा बुक में ही कर लो। चलिए देखिए, किसी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कब बना सकते हैं। पहला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट, कंसेंट होनी चाहिए। ये सब मैं आपको अभी डिफ़ाइन करूँगी, सब के सब वर्ड्स। ठीक, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ। देखिए, ये 4 चीज़ें रिक्वायर हैं एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने में। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो 2 पार्टीज़ हैं, वो मतलब कि 2 पार्टीज़ के एक पार्टी, जैसे मैं हूँ, मैंने खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कैसा होता है? वैसे जनरली देखा जाए 2 पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो मैं दोनों पार्टी हैं उन दोनों की आपसी सहमति हो। अब सहमति के भी कुछ इसेंशियल हैं जो कि सेक्शंस में दिए हुए आगे। अभी हैक्टिक नहीं बनाना, अभी आप नॉर्मल समझो। ठीक है, दोनों पार्टीज़ की सहमति हो, है ना, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हो। अब पता चले मैंने माइनर यानी छोटे बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या पार्टी कॉम्पिटेंट है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है? नहीं है। तो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। जैसे मैं मान के चलिए 20 साल की हूँ। ठीक है, अब मैं किसी 20 साल की अदर लड़की या लड़के से कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि भाई मुझे अपनी ये 10,000 में अपनी ये बाइक का बेचनी है, तो भाई बेच सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब मैंने कहा यार ये बाइक तुम ले लो और जाके सी का मर्डर कर दो, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है? नहीं है। अगर हाँ मैं ये कहूँ यार 10,000 दे रही हूँ तो अपनी मुझे बाइक दे दे, तो ठीक है, ये कंसिडरेशन लॉफुल है। दूसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ करना चाहिए, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें पूरी होती हैं तो
क्या, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट होगा। अब जैसे कंसेंट के आगे और देखेंगे, पार्टी कॉम्पिटेंट कौन कौन सी होती है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन खोलिए 11। सेक्शन 11 बोलता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सी आ गया ना, कौन लोग कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसी में ही मैं बता देती हूँ, जो मेजर हैं यानी 18 से ऊपर है। अब मेजर कौन माने जाते हैं, जो मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो 18 उम्र दी है उससे ऊपर के होने चाहिए, 18 या 18 से ऊपर के होना चाहिए, यानी अबव 18 होना चाहिए, राइट, ओके। साउंड माइंड होने चाहिए, यानी दिमाग से सही होने चाहिए। दिमाग से ही सही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, है ना। साउंड माइंड। नेक्स्ट हमारा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ऐसे कोई गलत काम में ना हो जिसमें उसको डिस्क्वालीफाई किया गया हो। ठीक, ये 3 चीज़ें रिक्वायर हैं एक कॉम्पिटेंट पार्टी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेक्शन खोलिए अपना। बोलता है 13। आ गए हम लोग अब कंसेंट में। कंसेंट में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, 4 से 5 चीज़ें, सॉरी 5 चीज़ें दे रखी हैं। आप सेक्शन देखिए, पहले कंसेंट डिफाइन है, फिर उसके बाद डिफाइन है फ्री कंसेंट क्या है। देखिए अब कंसेंट और फ्री कंसेंट समझते हैं क्या है। मैंने तो कंसेंट दे दी कि यार मैं अपनी कार बेच रही हूँ, कितने में, 10,000 में। 10,000 में कार कहाँ से बेच दे रहा है कोई, सोचने वाली बात है ना। पता चले क्या हुआ, ये जो बी हैं जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन्होंने कहा तुम अपनी कार मुझे 20,000 में, मतलब कि 10,000 में दे दो, वरना मैं तुम्हारी कार जला दूँगा। ये क्या है, फ्री कंसेंट है। पर मैंने डर के कारण मैंने इनको अपनी कार बेच दी बी को। पर ये क्या फ्री कंसेंट हुई, ये फ्री कंसेंट नहीं है। पर जैसे अब मुझे डराया गया है ना, तभी तो मैं सस्ते में गाड़ी बेच रही हूँ, कार बेच रही हूँ। तो अगर मैंने इसे इनके डरने पे मैंने अपनी कार बेच दी, यानी मेरी फ्री कंसेंट नहीं है। पर मैंने यार मेरी कार बहुत पुरानी हो गई, अब तो वो 15 साल वाला लॉ भी लागू हो गया, पर चलो बेच देती हूँ, और वो 10,000 में ही बिक रही है तो मुझे बेचना ही पड़ेगा, तो मैंने बेच दी। तो ये क्या हुआ, ये तो फ्री कंसेंट हुई, ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, तो ये फ्री कंसेंट हो गया। ठीक है, कंसेंट और फ्री कंसेंट में समझ में आया। और फ्री कंसेंट के लिए भी 5 चीज़ें दी हुई हैं, जो कि लिखा है, पहला कॉशन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट फ्रॉड, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इन सब एक कंसेंट को पहले फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, और फ्री कंसेंट में ये चीज़ें जो 5 चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे पहला है कॉशन, चलिए मैं इसको रफ करके न्यू पे लिख देती हूँ। कॉशन क्या होता है, ये सब तो अगर बच्चा नए पढ़ रहा होगा नया, तो उसे तो ये सब नहीं ही मालूम होंगे। चलिए कॉशन क्या है, पहले फ्री कंसेंट लिख देते हैं, फिर इसको डिफाइन करते हैं। फ्री कंसेंट, अब फ्री कंसेंट में पहला रिक्वायरमेंट है कॉशन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, चौथा है मिसरिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है मिस्टेक। हो गई ना 5 चीज़ें, या और लिख दूँ, 5 ही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इनका सेक्शन भी है, अब सेक्शन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। कॉशन 15 में डिफाइन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में डिफाइंड है, ठीक है, 17 में हमारा फ्रॉड डिफाइंड है, 18 में हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड है,
और हमारा मिस्टेक 20, 21, 22 में डिफाइन है। देखिए मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ा रही हूँ, आप बेयर एक्ट लेकर के पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। भाई इतनी सिंपल है यार, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना सिंपल है कि आपको खुद ही मन करेगा यार चलो आसानी से पढ़ जाएंगे, एक बार में समझ में आने वाली चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब ये हमारा हो गया फ्री कंसेंट की चीज़ें। अब इनको समझते हैं ये सब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ना है तो हमें सेक्शन 15 खोलना पड़ेगा। चलिए आ जाइए 15 पे। क्वेश्चन डिफाइन करता है, क्वेश्चन इज़ अ कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट फॉरबिडन बाय IPC। क्वेश्चन किसी को थ्रेट करना, किसी को डराना धमकाना, है ना, जो कि IPC में ऑफेंस है वो होता है क्वेश्चन। यानी IPC में जो डिफ़ाइन किया गया है डराना धमकाना वो अनलॉफुल है भाई, वो गलत है, वो नहीं कर सकते, वो हो गया हमारा क्वेश्चन। यानी सीधी बात, क्वेश्चन डराना धमकाना थ्रेट करना, है ना। नेक्स्ट हमारा बोलता है, अच्छा मैं इसका एक करती हूँ एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे दूँगा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमारे UP PCS J में या किसी भी अदर जज के जो हमारे जुडिशल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कोई भी पेपर आता है, उस सब के क्वेश्चन हम लोग जैसे ये हमारा ये ख़त्म होगा कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद हम ये सारे सीरीज़ ले आएंगे उसके क्वेश्चंस की। ठीक है, साथ में सॉल्व भी करके दिखाएंगे। चलिए अब मान के चलिए मैं ये B है, इनके पास 10 एकड़ की ज़मीन है, ठीक, और वो है 1 करोड़ की, पर भाई मुझे तो 20 लाख में चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इनके बच्चे को किडनैप कर लिया। ठीक है, और मैंने कहा कि मैं इसको मार दूंगी वरना मुझे ये 20 लाख में अपनी प्रॉपर्टी दे दो, ये अपनी ज़मीन दे दो 10 एकड़ वाली। ठीक है, ये क्या किया मैंने, उसको उस आदमी को मैंने B को डराया है ना, मैंने उसको धमकाया है, डराया है, तभी तो ये मुझे 20 लाख में मुझे मिल गई है, तभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारा 16 में डिफाइन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, देखिए जैसे कि होता है कभी कभी आप लोग देखते होंगे कंसेंट तो मिल जाती है लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना जो सुपीरियरिटी है, अपना जो मतलब कि अपना जो पोजीशन है डोमिनेंट के कारण गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब गलत फ़ायदा इन सेंस जैसे कि किसी भी आप पर्सन के पास गए कि यार सर मेरा ये काम करा दीजिए, तो इन्होंने कहा पहले मुझे 20 लाख रुपए दो फिर मैं तुम्हारा काम करा दूँगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है कि नहीं उठाया, यानी उसको मतलब कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, मतलब अपनी पोजीशन का अगर डोमिनेंसी का अगर गलत फ़ायदा उठाते हैं तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। अब जैसे कि ये A हैं, ये B हैं, ठीक, अगर इन्होंने कहा भाई मेरा ये काम है, मुझे ये काम मेरा करा दो, इन्होंने कहा ठीक है, जो कि काम फ्री में हो सकता है, इन्होंने कहा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, दो। भाई कैसे नहीं दोगे, अब अगर अपना काम कराना है तो दोगे ना। तो इन्होंने अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ किया है, तो ये हो गया हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्रॉड है। अब फ्रॉड क्या है, फ्रॉड के लिए आ जाइए सेक्शन 17, साथ में बेयर एक्ट एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रॉड क्या है। फ्रॉड तो भाई बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अब मान के चलिए मैं ये मार्कर है, ठीक है, अब मैंने कहा ये मार्कर यार सबसे अच्छी कंपनी का है, ये 10 साल तक के चलेगा, इसमें इंक डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से चलेगा। और भाई मैं इसमें 10 दिन ली और इसकी इंक ख़त्म और वो तो भाग गया, ये क्या हुआ, ये हो गया फ्रॉड, इसको हम फ्रॉड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो कि हमारा 18 में डिफाइंड है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन अगर मान के चलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको जो B है
जो मतलब कि मान के चलिए मुझे रेड कलर का मार्कर ख़रीदना था, ठीक। तो उसने क्या किया, मुझे रेड कलर का मार्कर शॉपकीपर ने मुझे दे दिया और फिर कहा कि ठीक है ये लीजिए, आपको ये 1000 रुपये का पड़ेगा, आप ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, लाइए मैडम पैक कर देता हूँ। मैंने उसको दे दिया, उसने कहा पैक कर दे, मैंने कहा ठीक है पैक कर दो। उसने पैक करने की तरफ क्या किया, पैक करने के बाद उसने रेड की जगह नीला मार्कर डाल दिया। तो ये क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसे कि दिखाया कुछ और दिया कुछ और, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मिस्टेक। अब मिस्टेक 3 सेक्शन में डिफाइंड है, जो कि 20, 21, 22 में। अब मिस्टेक क्या है, देखिए मिस्टेक के लिए 3 सेक्शन दिए हुए हैं। अब मिस्टेक के लिए 3 सेक्शन क्यों दिए हैं, देखिए जब दोनों पार्टी की तरफ से गलती होती है तो हम उसे बायलैटरल कहेंगे, जो कि हमारा सेक्शन 20 बताता है, ठीक। समझिएगा, अगर गलती एक पार्टी से होती है, गलती मतलब कि एक पार्टी से मिस्टेक होती है तो उसे यूनिलैटरल कहा जाएगा, जो कि 22 में डिफाइन किया है। मतलब सिंपल सी बात इतनी है, अगर दोनों पार्टी से मिस्टेक होती है तो सेक्शन 20 डील करेगा और उसे बायलैटरल कहेंगे, और अगर एक पार्टी से मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो उसे हम यूनिलैटरल कहेंगे, जो कि 22 में डिफाइन है। और 21 बोलता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। देखिए 2 तरीके की मिस्टेक इसमें बताई गई हैं, एक मिस्टेक बाय लॉ, एक मिस्टेक बाय फैक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर मिस्टेक बाय पहला मिस्टेक बाय लॉ, मिस्टेक बाय फैक्ट। मिस्टेक बाय फैक्ट 20 में डिफाइंड है, मिस्टेक बाय लॉ 21 में डिफाइंड है, ठीक है। चलिए 21 पढ़िए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक as to any law in force in India, but a mistake as to a law not in force India has to same effect as mistake। जैसे कि अगर इंडिया में कोई गलती किया तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आउटसाइड इंडिया के करते हो तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ना, मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया बट मिस्टेक एज अ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, मतलब बाहर देश में किया जाएगा तो वो मिस्टेक माना जाएगा, वरना उसे मिस्टेक नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए सेक्शन 19 हमारा क्या बोलता है, वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। जब बिना कंसेंट के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है तो वो वॉइडेबिलिटी होगी वो कैसे होगी। तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें दे रखी हैं, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, देखिए उसमें कॉर्शन दिया हुआ है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अगर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और कॉर्शन होता है तो 19 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोला जाएगा, इतना ही बोलता है, ठीक। और जो हमारा 19A है तो उसमें अगर मान के चले कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई पर्सन करता है तो कोर्ट उसे सेट असाइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक। देखिए आ जाइए सेक्शन 23 में, उसमें बताया कौन सी कंसिडरेशन लॉफुल हैं, कौन सी कंसिडरेशन अनलॉफुल हैं, ठीक। देखिए पढ़िएगा,
पहला बोलता है जो कंसिडरेशन जो हमें उससे कंसिडरेशन मिल रहा है, जैसे कि हमने वही एग्जांपल कि हमें 10 लाख की कार हम किसी को बेच रहे हैं तो हमें वो 10 लाख मिल रहे हैं और उसको वो कार मिल रही है। तो उसके लिए जो लॉफुल है, लॉ यानी पहला इसेंशियल है फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए। लॉ से मतलब कि फॉरबिडन होना चाहिए, लॉ मानता हो, गलत ना हो, है ना। दूसरा जो नेचर है परमिट करता हो कि ये सही है, ठीक। और दूसरा इम्प्लाइड हो, इंजरी किसी को ना हो, है ना। और नेक्स्ट है मॉरल हो, इमॉरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी से अलग नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि इमॉरल जैसे कि क्या है कि पहले बिहार में दारू बैन नहीं थी, तब तक इंसान बेच रहा था, लेकिन अब बैन है तो वो क्या है, वो तो गलत हो गया है ना। तो यही चीज़ मतलब कि कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। देखिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो सेक्शन है 24, उसमें वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जो कि वॉइड एग्रीमेंट आपको तो पता चल गया होगा, लेकिन उसमें और भी अंदर क्या क्या है क्या नहीं है वो और भी आपको समझ में आएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट करिएगा। लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।